हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आज शुरू करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो का। बहुत सारे लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं सर क्लास 11 का कुछ लाइए, सर 11 का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, सर 11 तो मैं करूंगा आप सभी के लिए। आज वही वीडियो हम लोग आज कर लेके आए हैं। तो आज हम लोग क्लास 11 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए और चलिए आज का वीडियो सॉल्यूशन करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, आप सभी लोगों को पता है। तो मॉडल पेपर का पूरा पीडीएफ मेरे पास मेरे फ़ोन में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। इधर तो आप लोगों को सभी को पता है सेमेस्टर 2 का पैटर्न क्या है। सेमेस्टर 2 का पैटर्न है थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं, एमसीक्यू नहीं आएगा। नो एमसीक्यू, एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा। एक आपको डेरिवेशंस आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा। तो जो डेरिवेशंस आपका बुक का कॉमन डेरिवेशन है वो मैं तो फिर से नहीं कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। पूरा पेपर को आपके साथ डिस्कस करूंगा और नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। सो ग्रुप ए हम लोग अभी कर रहे हैं, ग्रुप ए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एस्टैब्लिश न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केप्लर्स थर्ड लॉ से हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या पता है? केप्लर्स थर्ड लॉ हमें क्या पता है? केप्लर्स थर्ड लॉ T² प्रोपोर्शनल R³। ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? T² इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ KR³। ये K का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, K तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 4π² ये मैंने जब ग्रेविटेशन पढ़ा था तब आप लोगों को बोला था ये वैल्यू। तो यहाँ हम लोग बिठाएंगे 4π² इंटू R³। तो T² ये वाला हमारा पहला इक्वेशन आ रहा है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, T इक्वल्स टू ओवरऑल 4π² R³ होल टू द पावर हाफ। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। और जब हमारा कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है उसका अराउंड एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना काम करता है? F इक्वल्स टू mv²/r। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, ऑब्वियसली ये वाला काम करेगा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टोटल सर्कमफेरेंस जिसमें पार्टिकल जाएगा, हमारा प्लैनेट जाएगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ऑब्वियसली ये वाला आएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? हमारे पास टाइम पीरियड का ये वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पर टाइम पीरियड का ये वाला है। तो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को 1 और 3 को, मैं इधर लिख रहा हूँ, 1 और 3 को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा? T लेफ्ट हैंड साइड कॉमन, तो इधर आएगा 2πr/v इक्वल्स टू 4π² GM इंटू R³ होल टू द पावर हाफ। 4π² GM/R³ होल टू द पावर हाफ, ये वाला आएगा। तो इसके बाद क्या होगा देखिए, बोथ साइड मैं अगर होल स्क्वायर करूं तो 4π²R² इक्वल्स टू 4π² R³ GM, ये वाला आएगा ऑब्वियसली। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके बाद हम लोग 4π² कैंसिल, इधर हम लोग R² इधर कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा? R इक्वल्स टू GM/v², R इक्वल्स टू GM/v²। या मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पर देखिए, R इक्वल्स टू GM/v², तो उस R का एक्सप्रेशन को हम लोग इधर बिठा देंगे, या इस v² का एक्सप्रेशन हम लोग v² इक्वल्स टू GM/R, इक्वेशन नंबर 4 और 2 को कंबाइन करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ जाएगा। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसके बाद मैं मिटाऊंगा। सो अभी मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को अगर मैं एक साथ करूं, इक्वेशन 2 और 4 को मैं अगर एक साथ करूं, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 क्या होगा? देखिए इधर F इक्वल्स टू क्या है? mv²/r, या m/r v² का जगह क्या बिठाऊंगा? ये वाला वैल्यू GM/r। सो क्या हो रहा है मेरा? देखिए यहीं से मेरा आ जा रहा है GMM/r
आर स्क्वायर। और यही क्या है मेरा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो डेरिवेशन हो गया, यही तो मेरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही तो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ रहे हैं? वेरी गुड। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ तो हो गया, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। या आप लोग लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 डन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, डेंसिटी मास वॉल्यूम रिलेटेड एस रो इक्वल्स टू एम बाई वी। तो यहाँ से हमें डिराइव करना पड़ेगा कि प्रूव दैट गामा इक्वल्स टू -1 बाई रो डी पी अपॉन डी टी, डी रो अपॉन डी टी, यह हमें प्रूव करना पड़ेगा। गामा क्या है, गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हमारे पास हमारा क्या एक्सप्रेशन है, हमें पता है V2 इक्वल्स टू V1 1 प्लस गामा टी। यहाँ से मुझे गामा का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू टी। ये टी तो डिफरेंस इन टेम्परेचर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाई वी डी वी डी टी, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है 1 बाई वी डी वी डी टी। इस एक्सप्रेशन को मैं रखता हूँ, ये वाला मेरे पास एक्सप्रेशन है गामा इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अभी मैं इस एक्सप्रेशन को अगर देखूँ, रो इक्वल्स टू एम बाई वी या एम वी टू द पावर -1, अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, माइनस एक नीचे आ जाएगा, माइनस एम वी टू द पावर -2 डी वी डी टी, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एम अपॉन वी स्क्वायर डी वी डी टी, इक्वेशन 2 लिख सकता हूँ। तो देखिए इधर डी वी डी टी है, तो यहाँ से ठीक है, मैं और एक लाइन में एक्सटेंड कर ही देता हूँ। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ डी वी डी टी इक्वल्स टू, ये अगर इस तरफ चल जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई एम डी रो डी टी, इक्वेशन 2। सो 1 एंड 2 इक्वेशन को कंबाइन करने से क्या आएगा, गामा इक्वल्स टू 1 बाई वी डी वी डी टी इधर है, उधर डी वी डी टी का वैल्यू वो वाला निकला है। सो माइनस वी स्क्वायर बाई एम डी रो डी टी, ये वाला आएगा। समझ रहे हैं? सो v कट गया, सो माइनस वी बाई एम डी रो डी टी। एम बाई वी होता है रो, तो v बाई एम क्या होगा, -1 बाई रो डी रो डी टी गामा। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ रहे हैं? सो ये इक्वेशन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व। इसको लिखेंगे तो जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। 1 2 3 4 5 हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक और का भी क्वेश्चन है, तो पहले इसका 2 का और देख लेते हैं क्या दिया है। टू का और, a spherical body of radius 12 सेंटीमीटर, रेडियस बोला है 12 सेंटीमीटर, रेडिएट्स 450 वाट पावर, रेडिएट्स 450 वाट पावर एट 500 केल्विन, एट 500 केल्विन। व्हाट विल बी इट्स इफ द रेडियस वर हाफ, R2 होगा, R1/2 रेडियस हाफ किया है, एंड टेम्परेचर इज डबल, T2 इक्वल्स टू 2T1 अगर किया जाता है, टेम्परेचर डबल किया जाता है, देन व्हाट विल बी द पावर रेडिएटेड, पावर रेडिएटेड। तो पावर का फॉर्मूला हमें क्या पता है, हमें एमिसिव एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E इक्वल्स टू सिग्मा ए T⁴। तो मैं अगर पावर से इसको कंपेयर करूं तो P2/P1 क्या आएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सिग्मा पाई R² T⁴। P2/P1 क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई कट जाएगा, सब क्या रहेगा R2² R1² इंटू T2⁴/T1⁴, यही रहेगा। तो हमारे पास क्या पता है, इसको हम लोग R2 का जगह क्या लिखेंगे, R1/2, दैट इज R1/2 अपॉन R1 होल स्क्वायर इंटू T2 का जगह क्या लिखेंगे 2T1 अपॉन T1 होल टू द पावर 4। सो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 4। सो क्या आ जाएगा यहाँ से
P2 अपॉन P1 हो जाएगा 1/4 इंटू 16, दैट इज 4 इंटू 4, दैट इज 4 आ जाएगा, दैट इज P2 इक्वल्स टू 4P1, दैट इज 4P1 का वैल्यू कितना है 450, 4 इंटू 450 तो क्या होगा 1800 वाट। तो कितना पावर होगा 1800 वाट। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी हो चुका है। ये वाला हमने स्टीफन्स लॉ से करने हमने ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद मैथमेटिकल फॉर्म, राइट इन 2 लिमिटेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे लिखने का जरूरत नहीं, आप सभी लोगों को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है dq इक्वल्स टू du प्लस dw, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dq इक्वल्स टू du प्लस p dv। यह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म। उसके साथ ही क्वेश्चन है राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ। लिमिटेशंस क्या है फर्स्ट लॉ का, लिमिटेशंस फर्स्ट लॉ का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि ये डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि फर्स्ट लॉ से हम लोग हीट फ्लो का डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं जान पाते। तो डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। और सेकंड वाला में क्या है, सेकंड डिफॉल्ट क्या है, ये हीट और वर्क के बीच में कोई रिलेशन नहीं ला पाता है अल्टीमेटली। ये कैन नॉट एक्सप्लेन properly the relation between heat and work, इसको एक्सप्लेन प्रॉपरली कर नहीं पाता है। तो दीज आर द 2 लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है जब मैं करवा रहा हूँ तो कमेंट करना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं फिर से कोशिश करूँगा उसको समझा देने के लिए। और आप लोगों का भी कोई अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आप लोग से नहीं हो रहा, वो मुझे आप लोग कमेंट करके या मैसेज करके ईमेल करके भेज सकते हैं। मेरे सबसे अच्छा होगा आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में जाकर मुझे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट मेरे पास आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, डिड्यूस एवोगाड्रोस लॉ ऑन द लाइट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी से हमें एवोगाड्रोस लॉ हमें डिराइव करना पड़ेगा। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट याद है? एवोगाड्रोस लॉ का बारे में कुछ याद है? एवोगाड्रोस लॉ कहता था कि इक्वल वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V प्रोपोर्शनल टू N। ये वाला था एवोगाड्रोस लॉ। जब हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर 10 लीटर ऑक्सीजन है, 10 लीटर हाइड्रोजन है, अगर दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो उसको हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम लोग डिराइव करेंगे। हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, इससे हम लोग एवोगाड्रोस लॉ को डिराइव करेंगे। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन है P इक्वल्स टू 1/3 mn v² RMS। तो n क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 m n/v v² RMS, जहाँ पर ये v क्या है, v है हमारा क्या बोलते हैं, v है वॉल्यूम और v² RMS है RMS वेलोसिटी। तो देखिए फॉर सेम वॉल्यूम, अगर हमारा वॉल्यूम सेम रहेगा तो क्या होगा कि हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 1/3 m1 n1 v v² RMS 1 इक्वल्स टू 1/3 m2 n2/v v² RMS बाई 2 लिख सकते हैं। दो अलग अलग कंडीशन है गैस, तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। वॉल्यूम हमारा सेम रख रहे हैं क्योंकि एवोगाड्रोस लॉ डिराइव करना है, वॉल्यूम सेम रखेंगे। अब अभी देखिए काइनेटिक
एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस, और इसी का फॉर्मूला इन द बेस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसका फॉर्मूला क्या है? 3/2 आर टी, इसको मोल्स के लिए, और जब मैं मॉलिक्यूल्स के लिए बोलूँगा इसी को बोलेंगे 3/2 के टी। यह है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो इफ टी इज सेम, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो मतलब फर्स्ट टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, तो फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो है सेकंड पार्टिकल का भी वही काइनेटिक एनर्जी रहेगा, क्योंकि देखिए इधर मेन तो टेम्परेचर के ऊपर है, तो वहाँ से मैं कर पाऊंगा कि हाफ m1 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला है, तो v स्क्वायर आर एम एस 1 इक्वल्स टू हाफ m2 v स्क्वायर आर एम एस 2 लिख पाएंगे हम लोग, ऑब्वियसली लिख पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखिए v स्क्वायर आर एम एस m2 आर एम एस, तो दोनों में से अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ हाफ अगर दोनों साइड से हट गया तो m1 v आर एम एस स्क्वायर 1 इक्वल्स टू m2 आर एम एस 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। सो अब इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से अगर मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह से ये वाला कट गया। सो इक्वेशन 1 और 2, या इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग सबसे अच्छा डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 जब डिवाइड करेंगे m1 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1/3 n1/v इक्वल्स टू 1/3 n2/v, या n1/v इक्वल्स टू n2/v, ये वाला आ रहा है, यही आ रहा है देखिए डिवाइड करने से। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा n1 इक्वल्स टू n2, ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है अंडर सेम वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ गैसेस आर सेम, और यही क्या है? यही तो है हमारा एवोगाड्रोस लॉ, यही तो है हमारा एवोगाड्रोस लॉ प्रूव्ड। तो बोला था प्रूव करने के लिए, तो मेरा एवोगाड्रोस लॉ क्या हो चुका है? प्रूव हो चुका है। बोला था डिड्यूस एवोगाड्रोस लॉ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, तो वहाँ से मैंने कर लिया, बहुत अच्छा प्रूव हो गया। तो चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए और हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ इधर है। तो इसका एक और का भी क्वेश्चन है, इसका और का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 4 का और, ये वाला हो चुका है, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए 4 का और, कोई भी क्वेश्चन समझने में अगर डिफिकल्टी होता है तो आप लोग कमेंट करना। सो 4 का और का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दिया है, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज 2/3 ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल। इजी क्वेश्चन है, काइनेटिक गैस इक्वेशन से ही हो जाएगा कि हमारा जो प्रेशर है 2/3 ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है? काइनेटिक गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 mn v स्क्वायर आर एम एस। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 m n/v v स्क्वायर आर एम एस लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये v को अगर इधर मल्टीप्लाई करूँ, पी वी इक्वल्स टू 1/3 m n v स्क्वायर आर एम एस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर बोले तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये सभी आरएमएस वेलोसिटी है, आरएमएस 2 प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 अप टू n टर्म्स। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 m n v स्क्वायर आर एम एस, क्योंकि m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 होता है। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, ये वाले बहुत ईजी है, 2 डिवाइडेड बाई 1 करूं तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पी वी, ये क्या आएगा देखिए 1/2 एम एन वी स्क्वायर आर एम एस बाई 1/3 एम एन वी स्क्वायर आर एम एस कट गया, दैट इज 3/2। सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 पी वी आ चुका है।
और इसी से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी 2/3 इंटू पर यूनिट वॉल्यूम बोला है, तो यहाँ तक लिख लीजिए, मैं साइड में फिर मिटा के उधर करूँगा। तो 1 2 3 4 5 हो चुका है। तो देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ। सो क्या होगा, PV इक्वल्स टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या P इक्वल्स टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो दैट इज क्या हो जा रहा है, इधर प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यह हमारा प्रूव्ड हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रूव्ड। इसको भी लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट द tuning fork and a sonometer gives 5 beat per second both when the length of the wire is 1 meter and 1.05 meter. Calculate the frequency of the fork. तो देखिए दो तो कंडीशन है, 5 बीट पर सेकेंड। तो अगर मैं बोलूँ हमारा क्या निकालना है, ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग पकड़ ले रहे हैं लेट एफ बी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क, और दो तो कंडीशन है, तो F1 भी है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर फर्स्ट पोजीशन में, और F2 भी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर। तो हमारे पास रिलेशन में पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कितना होता है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ये फॉर्मूला 1/2L ऐसा फॉर्मूला है, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। F1/L1 एंड F2 का फॉर्मूला है 1/L2, तो लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर मैं F1/F2 करूं, ये क्या हो जाएगा, L2/L1। ये लेंथ दिया है, देखिए क्वेश्चन में लेंथ बोला है, फर्स्ट कंडीशन में लेंथ है कितना, फर्स्ट कंडीशन में लेंथ है 1 मीटर, सेकेंड कंडीशन में 1.05 मीटर। तो यहाँ पर 1.05, इधर 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 105/100 दैट इज 21/20। सो F1/F2 क्या आ जाएगा, 21/20। ये वाला इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए, ठीक है। ये वाला एक रिलेशन आ चुका है। अभी और एक कंडीशन दिया है कि गिव 5 बीट पर सेकेंड। तो 5 बीट पर सेकेंड का मतलब क्या है, दो तो कंडीशन है, एक बार होगा F1 - F5 होगा, और दूसरा कंडीशन है F - F2 होगा 5। तो एक में ज़्यादा होता है, एक में कम होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बोला है सोनोमीटर के अंदर, तो क्वेश्चन अच्छा से देखिए फिर से, हाँ दो कंडीशन, तो पहला कंडीशन में ज़्यादा होगा, सेकंड कंडीशन कम होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में इसका ज़्यादा होगा, सेकंड कंडीशन में फोर्क का ज़्यादा होगा। तो ऐसा करके हमारा मिल रहा है, तो ये सोनोमीटर का फ्रीक्वेंसी है, फोर्क का है, ये सोनोमीटर का है, फोर्क का है, तो 5 बीट पर सेकेंड। तो यहाँ से हम देखिए हमें F चाहिए, तो इन दोनों को अगर मैं, ये दो कंडीशन है, इसको इक्वेशन, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलिए, इसको इक्वेशन 3 बोलिए, तो 2 प्लस अगर हम लोग इक्वेशन 3 करते हैं, तो देखिए F कट जा रहा है, क्या रहेगा, F1 - F2, इधर राइट हैंड साइड में 10 आ जाएगा, 5 + 5 10, और F1 और F2 के बीच में एक रिलेशन हमारे पास आ चुका है, क्या है कि F1 इक्वल्स टू क्या पता है, F1 इक्वल्स टू 21/20, F2 इसको उधर बिठा देंगे, तो F1 का जगह क्या बिठाएंगे, 21/20, F2 - F2 इक्वल्स टू 10, दैट इज 21F2 - 20F2 इक्वल्स टू 10 × 20 दैट इज 200, दैट इज F2 इक्वल्स टू मेरा क्या आ चुका है, 200 हार जा चुका है F2। तो किसी भी इक्वेशन में बिठा देंगे, वहाँ से मुझे F का वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन में बिठाता हूँ, इक्वेशन 3 में बिठाता हूँ, तो F2 क्या हो जाएगा, F - 5, F2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा F - 5, तो एक मिनट, F2 हो जाएगा F - 5, 10 × 20 200 हो रहा है, यहाँ पर 21/20, अच्छा देख लेते हैं, F1 - 5, 5 5 सब ठीक हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ, 21 - 20, हाँ 200 हार्स आ चुका है। तो यहाँ से मुझे F - 5 आ रहा है, तो F2 क्या होगा, F है मेरा कितना, और मुझे तो F निकालना है, सॉरी
मुझे तो F निकालना है, F2 क्या निकाल रहा हूँ। तो इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगा, F हो जाएगा 5 प्लस F2। तो 5 F2 का वैल्यू कितना है 200, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा 205 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर। तो क्वेश्चन सॉरी फोर्क में, तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क क्या आ जाएगा 205 हर्ट्ज। समझे? अभी बोलिए किसको समझ नहीं आया। इजी है, देख लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क है F, पहला कंडीशन में सोनोमीटर का फ्रीक्वेंसी F1, सेकंड कंडीशन में सोनोमीटर का फ्रीक्वेंसी F2। दोनों का बीच में रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी के साथ लेंथ ऑफ द हमारा जो सोनोमीटर का है उसका लेंथ का साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो F1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L1, F2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L2। दोनों को डिवाइड करेंगे, L2/L1 आएगा। L2 का वैल्यू 1.05 है, इसका वैल्यू 1 है। यहाँ से मैं 21/20 आ रहा है, यहाँ से ये रिलेशन, यहाँ से F1 = 21/20 F2 आ गया। फिर हमने क्या किया, बोला है 5 बीट पर सेकेंड। तो पहला कंडीशन में सोनोमीटर का ज़्यादा होगा, सेकंड कंडीशन में फोर्क का ज़्यादा होगा, इसलिए F1 - F = 5 एंड F - F2 = 5। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया, तो F1 - F2 5 + 5 10। इसको मैंने वो वाला वैल्यू बिठा दिया, वहाँ से मेरा सॉल्व करने के बाद ये वाला इक्वेशन आ रहा है 200 हर्ट्ज आया। फिर इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, फिर वहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क आ गया 205 हर्ट्ज। समझे? तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या है, ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है, अभी हम लोग ग्रुप बी करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे ग्रुप बी। चलिए ग्रुप बी 6 का ए बोला है, स्टेट स्टोक्स लॉ फॉर फ्लूइड, डिराइव द एक्सप्रेशन टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, सभी लोग पता है स्टोक्स लॉ का क्या है। स्टोक्स लॉ, व्हेन अ लिक्विड मटेरियल इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ए लिक्विड और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा विद वेलोसिटी v, तो उसका अंदर जो विस्कस फोर्स एक्ट करता है कितना 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ पर ये v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये वाला स्टोक्स लॉ है, इसको अच्छे से स्टेटमेंट लिख देना। मैं ज़्यादा थ्योरी में जा नहीं रहा हूँ। ये कोई भी स्पीयर है जो भी नीचे गिर रहा है, इसका रेडियस है r, तो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स एक्ट करेगा वो है ये वाला, इस मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो अभी इसके साथ मुझे टर्मिनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जितना वेलोसिटी के साथ गिर रहा है वो टर्मिनल वेलोसिटी मुझे चाहिए। तो जिस मीडियम में गिर रहा है उसका डेंसिटी कुछ पकड़ेंगे और स्पीयर का कुछ डेंसिटी हम लोग पकड़ेंगे। तो रो को हम लोग बोलेंगे डेंसिटी ऑफ द बॉल जो गिर रहा है, एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहा है तो नीचे की तरफ एक mg फोर्स एक्ट करेगा, डाउनवर्ड फोर्स ये वाला एक्ट करेगा, और ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ हमारा एक क्या बोलते हैं विस्कस फोर्स एक्ट करेगा। तो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स कितना है, डाउनवर्ड फोर्स mg। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो भी जी, यहाँ पर ये v है वॉल्यूम। सो हमारे पास एक चीज़ देखिए, हम नीचे गिर रहा है तो नीचे जब गिरेगा तो हमारा इस कितना वेट काम करेगा, रो का वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे रो। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई r³ इंटू जी। ये वाला मेरा नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, और ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा, जो डाउनवर्ड फोर्स बाई स्फीयर। और रेजिस्टेंस कितना काम करेगा, ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स कितना काम कर रहा है, जो मटेरियल इसको दे रहा है रेजिस्टिव फोर्स, वो होगा सिग्मा इंटू वी इंटू जी। सिग्मा मटेरियल का मास है तो वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा इंटू 4/3 पाई r³ इंटू जी। सो इसको इक्वेशन 1 दीजिए, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, दोनों फोर्स को माइनस करना पड़ेगा। रिजल्टेंट नीचे तब गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब कौन ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा है क्योंकि उस फोर्स से। F = दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो क्या होगा रो इंटू 4/3 पाई r³ जी माइनस सिग्मा इंटू 4/3 पाई r³ जी। तो दोनों में से 4/3 पाई r³ कॉमन लेने से रो माइनस सिग्मा इंटू
जी इधर हो रहा है, और ये एफ क्या है, ये एफ ही तो ये वाला है, एफ इज 6 पाई ईटा आर वी। ये वी का एक्सप्रेशन मुझे निकालना पड़ेगा, ये वी है टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसको निकालने के लिए मैं ऊपर इक्वेशन फिर से लिखूंगा, इन सब का लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन मैं इधर लाऊंगा और यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मैं इसको चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 1/6 पाई ईटा आर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो पाई पाई कट, यहाँ से मेरा 2 to the 4 2 3, तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन क्या आएगा, अल्टीमेट एक्सप्रेशन है v इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या है, यही मेरा टर्मिनल वेलोसिटी है, ये मेरा टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाई ईटा, ये है एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ बी का क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल स्फीयर ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट इन द विस्कस लिक्विड एंड टाइम आल्सो इंडिकेट वीटी। तो इसका ये जो गिर रहा है इसका ग्राफ में बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरफ अगर मेरा वेलोसिटी है, इस तरफ अगर टाइम है, तो बॉल जब गिरना शुरू किया पहले इसका वेलोसिटी कितना था, पहले वेलोसिटी था 0, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। लेकिन एक टाइम में आके इसका वेलोसिटी स्टिल हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, उसी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, पहले बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक टाइम बाद स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यही जो पॉइंट है इसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी वीटी। बाकी तो इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन जाएगा जहाँ पर वीटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। उसका जितना भी टाइम चला जाए वेलोसिटी हमारा सेम रहेगा। जब बारिश का पानी गिरता है तो पहले इंक्रीज होता है फिर सेम वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है, वही है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक और का भी क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। देख लेते हैं कैसे करेंगे। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी रिलेशन, ये तो ईजी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर भी चलिए आप लोगों के लिए मैं करवा देता हूँ। चलिए, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सिक्स का और का ए। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का बीच में रिलेशन बनने पहले हमें सरफेस टेंशन के बारे में जानना पड़ेगा। सरफेस टेंशन का मतलब क्या था, याद है, सरफेस टेंशन टी का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, सबसे पहले ये वाला याद रखना पड़ेगा सरफेस टेंशन क्या है। तो अभी हम एक मीडियम ले रहे हैं, इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, एक लिक्विड को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ ऐसे करके। तो पहले पोजीशन ये वाला था P1, अभी मेरा यहाँ पर P2 आ चुका है। कितना मेरा डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एक्स मेरा डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग बोथ साइड में फोर्स एक्ट करेगा, इस साइड में करेगा, इस साइड में करेगा, तो इस साइड में कितना सरफेस टेंशन होगा। तो फोर्स एक्टिंग यहाँ से मैं लिख सकूंगा, मतलब वो कंप्रेस कर रहा हूँ लिक्विड को, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच सरफेस कितना होगा, F इक्वल्स टू टी इंटू एल, क्योंकि हमारा कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। तो ईच सर, तो दो सरफेस है, तो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स ये F1 और दो सरफेस है तो F2 है T इंटू एल, क्योंकि लेंथ सेम है, क्योंकि ये टोटल लेंथ है L। तो टोटल फोर्स कितना काम करेगा, टोटल फोर्स F इक्वल्स टू 2TL। तो टोटल फोर्स एक्ट करे 2T इंटू एल, ये बार हमारा टोटल फोर्स काम कर रहा है। T इज द सरफेस टेंशन, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हमारे पास टोटल फोर्स एक्टिंग हमारे पास मिल चुका है। और यहाँ से वर्क डन कितना हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, W इक्वल्स टू F इंटू कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एक्स। तो कितना हुआ, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ F का जगह ये वाला एक्सप्रेशन बिठा दूंगा, 2TL इंटू डेल्टा एक्स
2t एल इंटू डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया, डेल्टा ए, इसी को बोलते हैं एरिया। सो एल इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए, दैट इज चेंज इन एरिया, इसको बोलेंगे चेंज इन एरिया, वर्क डन। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला वर्क डन का फॉर्मूला आया है 2t, यहाँ से नहीं, यहाँ पर टोटल 2 को भी मुझे देना पड़ेगा क्योंकि टोटल चेंज इन एरिया हो रहा है ना, तो इसको मैं 2 का एक्सप्रेशन भी इधर घुसाना पड़ेगा, 2 इसको, क्योंकि टोटल चेंज इन एरिया तो मतलब 2 एल इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि इस साइड भी एरिया चेंज हो रहा है, उस साइड भी एरिया चेंज हो रहा है, तो 2 भी हमारा उधर जाएगा टोटल चेंज इन एरिया। ये चेंज इन एरिया अच्छा होगा मैं लिखूँ टोटल चेंज इन एरिया, टोटल चेंज इन एरिया, ये वाला हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास सरफेस टेंशन क्या आ चुका है, वर्क डन पर यूनिट एरिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी, इसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। नहीं, इसी को सरफेस एनर्जी बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट एरिया को सरफेस एनर्जी बोलते हैं ईएस। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी बोथ आर सेम, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। बहुत ही इजी डेरिवेशन था, ये भी हमने कर लिए हैं, इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका एक साथ एक न्यूमेरिकल दिया है, ये वाला भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन तो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, उसका आंसर तो चलिए देख लीजिए। सो इसका बी का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है 2 हॉरिजॉन्टल पाइप्स ऑफ डायमीटर 3 मीटर 6 सेंटीमीटर। तो पहले वाला का डायमीटर D1 है 3 सेंटीमीटर, दूसरा वाला का डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। इन फर्स्ट पाइप वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द सेकेंड ट्यूब, V2 क्या है ये मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे रेडियस क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा 3/2 सेंटीमीटर, यहाँ से रेडियस निकलेगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या पता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2। ए है एरिया दैट इज पाई R1 स्क्वायर बाई पाई R2 स्क्वायर। तो V2 क्या होगा, R1 बाई R2 होल स्क्वायर इंटू V1। सो R1 का जगह क्या बिठाएंगे, R1 का जगह 3/2 बिठाएंगे, यहाँ 3 बिठाएंगे होल स्क्वायर इंटू V1, V1 क्या है 4, तो 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 3 कैंसिल 1/2 होल स्क्वायर इंटू 4 दैट इज 1/4 इंटू 4 दैट इज 1। तो V2 क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना हो गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पाइप इज 1 मीटर पर सेकेंड। इजी न्यूमेरिकल था, हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 का बी हो गया। अब 7 का क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला है व्हाट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल, गिव वन एग्जांपल इच। इंटेंसिव वेरिएबल जो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इंटेंसिव वेरिएबल का एग्जांपल मैं बोल दे रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ। इंटेंसिव का जो हमारा, अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, बहुत कुछ हो सकता है। इसका एग्जांपल होगा वॉल्यूम हो सकता है, तो और भी, जैसे एक बोला मैं एक ही दूंगा। और एक्सटेंसिव का क्या है, एक्सटेंसिव का कर लीजिए, इसका डेंसिटी हो सकता है। और एक्सटेंसिव का एग्जांपल होगा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इसका एग्जांपल होगा, ठीक है। डेफिनेशन में नहीं करा रहा हूँ, बुक में है, देख लीजिएगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया है। अच्छा, तो इसका बी का क्वेश्चन, इस ग्राफ को मैं इधर बनाना हो, देखिए ABC, यहाँ पर है 15, यहाँ पर प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6, इसमें एक इसमें वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ABC ये वाला है, पाथ अलॉन्ग विच द वर्क डन इज लीस्ट। तो ABC पाथ हमारा है A to B to C। तो हमारा 2टा पाथ है, एक फर्स्ट पाथ कौन सा दिया है, पाथ 1 बोला है A to B to C,
पाथ 2 बोला है, A to C, दो पाथ बोला है। तो दो पाथ में हमारा क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट पाथ में बोलूँ, पाथ 1 में हमारा कितना वर्क डन होगा, तो अगर मैं बोलूँ A to B पाथ में हमारा वर्क डन कितना हो रहा है, P डॉट dV, तो कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो कोई भी चेंज नहीं होता, इसका वर्क डन 0 होगा। B to C में कितना होगा, W2 में मेरा कितना हो रहा है, P dV, तो प्रेशर कितना है, देखिए इधर मेरा प्रेशर कितना है 15, सो 15 dV कितना है 6 माइनस 2, इधर है मेरा, इसको एक्सटेंड करो 6, इसका 2, तो 6 माइनस 2 दैट इज 15 इंटू 4 कितना होता है 60, इसका यूनिट क्या होगा 60 जूल, तो इसका वर्क डन है 60। और C to A में कितना होगा, W3 P dV, तो प्रेशर कितना है, प्रेशर इधर मेरा 15 है, इधर मेरा इधर कितना दिया था क्वेश्चन में, इधर दिया था 5, सो 15 माइनस 5, अब वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ आ रहा है 6 माइनस 2 दैट इज 10 इंटू 4 दैट इज 40 जूल। तो फर्स्ट पाथ में मेरा कितना वर्क डन हुआ, तो टोटल वर्क डन इन फर्स्ट पाथ कितना होगा, WABC अगर बोलूँ दैट इज 60 प्लस 40 दैट इज 100 जूल्स हो रहा है, फर्स्ट पाथ में मेरा टोटल वर्क डन हो रहा है। जो सेकेंड पाथ में बोलूँ वो कितना होगा, सेकेंड पाथ में पाथ 2 में A to C अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से वहाँ जाऊँ तो मेरा कितना वर्क डन हो रहा है, W अगर AC होगा, P dV, प्रेशर कितना है, प्रेशर मेरा 5 से 15 हो रहा है, तो देखिए तो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल होगा। और यहाँ पर एक चीज़ हमने गलती किया कि dV का मतलब क्या है, dV का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 6 माइनस 2 नहीं, इधर 2 माइनस 6 होता, फाइनल माइनस इनिशियल होता, फाइनल कितना है 2 और 6 दैट इज यहाँ पर हो जाए माइनस 40 जूल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 जूल्स होगा, क्योंकि इधर देखिए फाइनल कौन सा है, फाइनल है 2, इनिशियल है 6, और इधर होगा दूसरा, इधर फाइनल कितना है 2 से उधर जा रहा है, तो इधर फाइनल कितना होगा 15 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 2 दैट इज 10 इंटू 4 दैट इज 40 जूल्स। तो यहाँ पर मेरा वर्क डन हो रहा है WAC हो रहा है 40 जूल्स। तो क्वेश्चन में बोला था कौन सा पाथ में वर्क डन इज लीस्ट, क्वेश्चन में बोला व्हिच पाथ वर्क डन इज लीस्ट, तो वर्क डन इज लीस्ट इन फर्स्ट पाथ। तो फाइनल आंसर क्या होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, देयरफॉर वर्क डन लीस्ट इन फर्स्ट पाथ, वर्क डन लीस्ट इन फर्स्ट पाथ, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, इसका ही और का एक क्वेश्चन है, इसका और पहले कर लेते हैं 7 का और, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मायर्स इक्वेशन है, इसको मैं डेराइव नहीं करूंगा, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, बहुत बार मैंने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था बहुत बार मैंने करवा चुका हूँ, और ये वाला कॉमन डेरिवेशन है, इसको हम लोग नहीं करेंगे, CP माइनस CV इक्वल्स टू R इसको हम लोग नहीं करेंगे। इसका जो और का क्वेश्चन है इसको मायर्स इक्वेशन बोल दे, ये वाला खुद आप लोग करना, या मेरा यूट्यूब में जाके फिजिक्स विद साइंस थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में जाना, उधर आप लोग को मिल जाएगा। इसका जो और का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, और का मतलब सॉरी और नहीं, बी का जो क्वेश्चन है, इसका बी का क्वेश्चन है कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम हीलियम गैस एट STP गिवन एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 एंड दिस। बोलेंगे सर डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट क्या है, हमारे पास तो ये वाला इक्वेशन पता है ना, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, ये वाला है मोलर, अगर मैं ये है हमारा जनरल जो मोलर स्पेसिफिक हीट, तो पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक हीट का बात करूँ इसको तो हम लोग m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ये भी पता है, कॉमन लूँगा तो m इधर आएगा, क्योंकि CP इक्वल्स टू m स्मॉल cp एंड CV इक्वल्स टू m स्मॉल cv। अब मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट के बीच में डिफरेंस पता है, तो यहाँ से CP माइनस CV आ जाएगा R/m, लेकिन ये किस में आएगा, यह आएगा जूल पर मोल पर केल्विन, इसमें आ रहा है, ये जूल पर मोल पर केल्विन इसमें आएगा, लेकिन मुझे किस में निकालना है, हमें निकालना है कैलोरी में। तो कैलोरी में अगर निकालना चाहें तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कि क्वेश्चन में जे दिया है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, R/m इंटू जे करना पड़ेगा। तो R का वैल्यू क्या है 8 पॉइंट, जो क्वेश्चन में वही लिखेंगे 8 पॉइंट कितना दिया है, सिर्फ 8 ही बोला है, R का वैल्यू 8 जूल पर मोल पर केल्विन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना है 4 इंटू हमारे जे का वैल्यू भी 4 दिया है, 4 जूल पर कैलोरी, तो इधर हमारा
4 इंटू 2 ज़ा 8, 2 इंटू 2 4, सो 1/2 मतलब क्या हो जाएगा 0.5 जूल, जूल कट जाएगा, क्या होगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो इसका आंसर ये वाला होगा, स्पेसिफिक हीट डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट ये वाला होगा, Cp माइनस Cv 0.5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये वाला तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड काइनेटिक थ्योरी, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। तो ये वाला हमारा अलग से डिराइव नहीं करूंगा। 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है P = 1/3 mn/v v² RMS, मैंने जब काइनेटिक थ्योरी करा था बहुत बार इसका डिराइव करा हूँ, इसको मैं अलग से नहीं करवा रहा हूँ, मेरा वीडियोस में मिल जाएगा या आप लोगों को बुक में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मिल जाएगा। इसके साथ जो क्वेश्चन है, टू गैसेस ईच एट टेम्परेचर T, वॉल्यूम V, प्रेशर P मिक्सड इन सच अ वे दैट द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर बिकम्स T and V रेस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा, ये वाला करेंगे। 8 का और का ए, दो तो गैस है, दो तो अलग अलग गैस है। क्या क्वेश्चन है समझिए, दो तो अलग अलग गैस है, यहाँ पर एक तो गैस है, यहाँ पर एक तो गैस है। बोला है क्वेश्चन में, कंडीशन बोला है कि टू गैसेस ईच एट टेम्परेचर T, दोनों का टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V है, एंड प्रेशर P है, एंड प्रेशर P है, दोनों को मिक्स्ड किया गया है। दोनों को मिक्स्ड करने से जो मिक्सचर बनता है, दोनों का जो मिक्सचर बनता है, मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर भी T है, प्रेशर वॉल्यूम भी V है, लेकिन प्रेशर क्या है ये बोला नहीं है, प्रेशर में निकालना पड़ेगा। तो प्रेशर, मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, समझे, इजी क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमें पता है PV = nRT, हमें ये पता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख पाऊँगा कि P = यहाँ nRT/V, तो इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स N2 है, तो इधर क्या हो जाएगा N1 + N2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, P1 = N1RT/V, क्योंकि टेम्परेचर सेम दिया है, और इसका साइड में P2 क्या हो जाएगा N2RT/V, और मिक्सचर का हमें क्या पता है N = N1 + N2। तो यहाँ से मैं N1 का एक्सप्रेशन क्या लिखा लूँगा, P1V/RT, यहाँ से N2 का रिलेक्शन होगा P2V/RT। नीचे कैमरा में आ रहा है, नीचे तक मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। सो N1 + N2। तो मिक्सचर का क्या होगा, अगर ये वाला ये है तो मिक्सचर का मैं लिख सकूँगा P मिक्सचर × V/RT, क्योंकि बोला है मिक्सचर का भी T है, वॉल्यूम भी है, तो ये होगा N1 का जगह क्या बिठाऊंगा ये वाला, N2 का जगह ये वाला बिठाऊंगा, तो N1 का जगह क्या लिखेंगे P1V/RT + P2V/RT। V/RT चल जाएगा, तो P मिक्सचर कितना होगा P1 + P2। देखिए क्वेश्चन में बोला है बोथ द प्रेशर आर P and P, तो ये क्या हो जाएगा 2P। तो मिक्सचर का प्रेशर हमारा क्या हो जा रहा है 2P हमारा हो जा रहा है। तो यही आंसर हमें पूछा था कि फाइनल मिक्सचर में प्रेशर कितना होगा, दैट इज 2P होगा। समझ गए, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वाला स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसको जल्दी से लिख लीजिए। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। अ गैस इज अ क्लोज्ड वेसल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। 8 का और का भी, 8 का और का भी, चलिए बोला है अ गैस इन अ क्लोज्ड वेसल इज एट प्रेशर P0 इफ द मासेस ऑफ ऑल द गैस बी मेड हाफ एंड द स्पीड बी मेड डबल, फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर। तो क्या होगा, गैस क्लोज्ड वेसल में गैस है, तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला ρGH। तो यहाँ से मुझे ये भी मिलेगा, रो का मतलब है m/v × GH, V है वॉल्यूम। तो गैस इन अ क्लोज्ड वेसल इफ मास ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल बी मेड हाफ एंड द स्पीड बी मेड डबल, फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर। तो क्या होगा, रिजल्टेंट प्रेशर हमें चाहिए। तो प्रेशर और हमारा वेलोसिटी का बीच में रिलेशन क्या है, प्रेशर वेलोसिटी, और ये वाला तो मेरा वॉल्यूम है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड प्रेशर और जो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है, कि हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है प्रेशर के साथ, सॉरी डेंसिटी नहीं, स्पीड का फॉर्मूला क्या है। तो हमारे पास एक चीज़ हमें पता है कि V RMS = 3P/ρ,
3p अपन रो। तो यहाँ से मैं एक चीज़ देखिए कि प्रेशर के साथ मेरा क्या है, इसको प्रेशर v स्क्वायर RMS के साथ प्रोपोर्शनल है। ऐसे अगर हम बोलेंगे ना v स्क्वायर RMS के साथ प्रोपोर्शनल है, तो मैम प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, इसका स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर बोला है मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स बी मेड हाफ एंड द स्पीड बी मेड डबल। तो P2 अपॉन P1 m2 v2 स्क्वायर बाई m1 v1 स्क्वायर। मास, अब कंडीशन देखिए, मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स बी मेड हाफ, तो इधर m1/2 हो जाएगा, इधर m1 एंड वॉल्यूम वॉल्यूम ने स्पीड भी डबल, तो ये 2v1 और इधर v1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर क्योंकि स्पीड डबल है, दैट इज 1/2 इंटू 2 स्क्वायर जब 4 दैट इज 2 हो जाएगा। तो प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा 2p1 और इनिशियल प्रेशर क्या दिया था p0, तो ये क्या हो जाएगा 2p0। सो p2 इक्वल्स टू 2p0। समझ गए? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहला एक्सप्रेशन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 का ए। 9 का ए आप लोगों को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? मैं तो अपना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी इस वीडियो को अच्छा से अच्छा आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ से। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। इसके अलावा भी मुझे जितना क्वेश्चंस मिलेगा, जितना भी सैम्पल पेपर मिलेगा क्लास 11 का, उसका भी सॉल्यूशन मैं लाता रहूँगा, क्योंकि लेकिन मैं अकेला इंसान हूँ, थोड़ा मुझे टाइम लगता करने, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा फिर इसके साथ मैं इस क्वेश्चन को अटैच करूँगा एडिट करने के बाद, इससे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। मेरे पास कोई बड़ा टीम नहीं है कि पूरा टीम मिल के मेरा हेल्प कर रहा है, मैं अकेला इंसान हूँ, मैं खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, खुद ही उसमें एडिट करता हूँ, खुद ही उसे छोड़ता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए बोलेंगे सर टाइम चला जा रहा है, मुझे तो थोड़ा लगेगा। ये वीडियो रिकॉर्ड किया, अभी हर एक क्वेश्चन के ऊपर मुझे क्वेश्चन का जो फोटो है मुझे चिपकाना पड़ेगा, उसके बाद वीडियो एडिट होगा, फिर मैं उसको यूट्यूब में डालूंगा, फिर अपलोड करूंगा, बहुत एक लेंदी प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। आप लोग मेरे साथ थोड़ा बने रहिए। फिर 9 का ए, 9 का है बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज एनर्जी इज हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो एक बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो ऐसा तो मोशन हो रहा है, तो बोला है मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस में उसका एनर्जी हो जाएगा हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो बोला है मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस में एनर्जी हो जाएगा हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल। टोटल एनर्जी का तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, EP प्लस EK। तो हाफ होगा मतलब कि दोनों सेम हो जाएगा तभी हाफ होगा, तो दोनों सेम कब होगा वो हम निकालने से हमारा आंसर आ जाएगा EP इक्वल्स टू A क्या, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड से ये वाला कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, या x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू a बाई रूट 2। तो एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ, टोटल एनर्जी विल बी हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा a बाई रूट 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला है रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का बी हो चुका, ये वाला मिटा रहा हूँ, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलिए 9 का बी क्या दिया है, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये वाला। यहाँ पर मास m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट, अच्छा सॉरी यहाँ पर स्प्रिंग था, मैंने स्प्रिंग बनाना था, यहाँ पर भी स्प्रिंग था। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का दिया है, अटैच्ड टू ब्लॉक ऑफ मास m, when the mass is displaced from equilibrium position on either side is execute a simple harmonic motion, find the period of oscillation। तो इजी क्वेश्चन है। तो इसका फोर्स अगर मैं F1 बोलूँ, इसका फोर्स अगर F2 बोलूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 का वैल्यू क्या है माइनस kx, क्योंकि सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, F2 का है माइनस kx, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
माइनस के एक्स प्लस माइनस के एक्स दोनों ऐड होगा, दैट इज माइनस 2kx। ये वाला मेरा एफ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, a माइनस 2k/m इंटू एक्स, क्योंकि हमारे पास पता है फोर्स इक्वल्स टू एम ए, एम को मैंने डिवाइड किया, सो a प्लस 2k/m इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 और a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ओमेगा का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, इस ओमेगा का एक्सप्रेशन आ रहा है √2k/m, दिस इज द ओमेगा का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ओमेगा का अगर ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है तो टाइम पीरियड हमें चाहिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास टाइम पीरियड का पता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, तो टाइम पीरियड t क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा m/2k, तो 2 कैंसिल, तो टोटल आ जाएगा पाई √2m अपॉन k, दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ये वाला आ जाएगा, समझे, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो आप लोग को पढ़ने में मज़ा तो आता है लेकिन मेहनत भी लगता है। 10 का ए, स्टेट केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग कमेंट में बोलना केपलर का सेकंड लॉ क्या है, कुछ एरियल वेलोसिटी के साथ कुछ था, मैं हिंट्स भी दे रहा हूँ, ये वाला कमेंट्स में लिखना केपलर का सेकंड लॉ, और इसके साथ जो ऑप्शन में क्वेश्चन वो वाला हम लोग करेंगे। चलिए, ये वाला तो हो चुका है, इसके साथ बोला है सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जल्दी से फोकस कीजिए। तो बोला है कि क्या व्हाट आर द कांस्टेंट, सो हमारा जो मतलब क्वेश्चन देखिए कहाँ गया, हाँ, तो व्हिच ऑफ द कांस्टेंट ड्यूरिंग प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन में पहला केपलर सेकंड लॉ आप लोग काउंट में बोलना, तो प्लैनेटरी मोशन में कांस्टेंट रहता है दो चीज़, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, और एक तो रहता है मैकेनिकल एनर्जी, ये दोनों चीज़ क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, ये बोथ क्या रहता है कांस्टेंट्स रहता है, इन प्लैनेटरी मोशन में ये दोनों रहता है कांस्टेंट, ठीक है। फिर इसके साथ बी का क्वेश्चन है, इसके साथ एक बी का क्वेश्चन, इसको देखिए ऊपर आ रहा है शायद, द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम सन आर 10⁻13 एंड 10⁻12 मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड। तो हमारे पास क्या पता है, हमें केपलर का थर्ड लॉ t² प्रोपोर्शनल r³, तो T2/T1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा R2/R1 होल क्यूब। सो ये वाला क्या दिया है, पहले वाला का दिया है 10⁻13 एंड 10⁻12, तो ये वाला होगा 10⁻13, इधर 10⁻12 हो जाएगा, इसका होल क्यूब, दैट इज कट करने से इधर 10 आ रहा है, 10 क्यूब हो रहा है, तो 10 क्यूब का मतलब कितना है 1000, तो T2/T1 क्या हो जाएगा √1000, दैट इज 10√10, तो रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड क्या हो जाएगा T2:T1, 10√10:1, ये वाला होगा, समझ रहे हैं, T² प्रोपोर्शनल r³, तो ये वाला होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और का भी एक क्वेश्चन है, ये अच्छा और का क्वेश्चन, अच्छा ऊपर स्क्रीन में आ रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसका और का क्वेश्चन क्या दिया है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट व्हेन सैटेलाइट इज सर्कुलेटिंग क्लोज टू द प्लैनेट। टाइम पीरियड और डेंसिटी के बीच में रिलेशन मांगा है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही हार्ड लग रहा है लेकिन हार्ड नहीं है। जब प्लैनेट सैटेलाइट मेरा प्लैनेट का क्लोज, ये अगर प्लैनेट है इसका बहुत ही क्लोज अगर एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, सो ये जो डिस्टेंस अगर r है टोटल यहाँ से यहाँ, और रेडियस ऑफ द अर्थ अगर r रहता है, तो ये सब कंडीशन में क्या होता है r इज नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाता है, ये कंडीशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो केपलर का थर्ड लॉ में पता है क्या, T² प्रोपोर्शनल r³, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T² इक्वल्स टू 4π² GM × r³, यह है केपलर का थर्ड लॉ। इसी लॉ से हम लोग उसका टाइम पीरियड और डेंसिटी का बीच में रिलेशन लाएंगे। अब हमारे पास अभी और क्या पता है, हमें पता है कि डेंसिटी का मतलब है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले हमें इधर मास का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मास है, मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ρ × v लिख सकते हैं, ऑब्वियसली v क्या, अर्थ तो एक स्फीयर है, दैट इज 4/3 पाई r³ × v। ये r क्या है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ,
और सिंस क्वेश्चन में बोला है और इंटू रो, क्योंकि वी तो ये वाला मैंने बिठाई है तो वी है ये रो। सिंस सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ, सिंस सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ, क्या हो जाएगा, आर इज नियरली इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये वाला होगा। सो वन इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए मैं 2 को डिवाइड करूंगा 3 से, सो क्या होगा, m अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर क्यूब, इधर क्या पड़ा रहेगा ये वाला, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, सो 4 4 कैंसल्ड, पाई पाई कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, दैट इज 3 अपॉन जी एम, 3 देखिए 3 अपॉन जी एम, एक नीचे क्या पड़ा रहेगा, रो पड़ा रहेगा, ये बड़ा पड़ा रह रहा है। सो इसको मैं अगर फिर से सॉल्व कराऊँ तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू जी एम रो बाई 3, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर रो बाई 3, ये वाला आ रहा है एक्सप्रेशन, देखिए जी एम स्क्वायर रो बाई 3, ये वाला आ रहा है। अभी m का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, फिर से वो जो वैल्यू है उधर पुट करेंगे, वहाँ से मेरा एक एक्सप्रेशन आएगा। ये जो m है, इस m को मैं ये वाला वैल्यू पुट करूँगा m का, क्योंकि इधर देखिए दोनों को मैंने डिवाइड किया। अभी हाँ, यहाँ से दोनों को अगर मैं पुट करूँगा ये वाला वैल्यू को, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को मैं पुट करूँगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू जी बाई 3 एम स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो, इसका होल स्क्वायर इंटू रो बाई 3। शायद कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, एक मिनट, इधर मैंने डिवाइड अगर नहीं करके डायरेक्ट में अगर वैल्यू पुट करता तो ही तो आ जाता। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा हार्ड लेके चल जा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन था, रुके रुके, तो एक मिनट, यहाँ तक मेरा ये वाला एक्सप्रेशन आ चुका है, मैं यहाँ से थोड़ा मिटा रहा हूँ। देखिए एक मिनट, देखिए बहुत ही इजी चीज़ था, मैं बेकार इतना कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये वाला आ चुका है 4 पाई स्क्वायर, m का तो वैल्यू इधर दिया है, इसी वैल्यू को इधर बिठाएंगे, डिवाइड करने की क्या जरूरत है, ये जो m का वैल्यू है ये वाला इसको इधर बिठा देंगे g, m का जगह क्या बिठाएंगे, ये वाला 4/3 पाई, अरे क्या कर रहा था मैं भी पागल हो जा रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब रो, और उधर ऊपर एक आर क्यूब पहले से था, इजी चीज़ को मैं तो कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। पाई पाई कट गया, 4 4 कट गया, तो क्या पड़ा रहेगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 3 पाई बाई जी इंटू रो, बाकी सब कट जा रहे हैं। टी स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छे से देखिए मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर से, 3 पाई बाई जी इंटू रो। सो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि टी इक्वल्स टू रूट अंडर 3 पाई बाई रो जी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। इजी क्वेश्चन था, तब से मैं क्वेश्चन करा जा रहा हूँ, दिमाग हैंग हो जा रहा है। इजी क्वेश्चन था, ये वाला एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अच्छा, बी का क्वेश्चन देखिए, बी का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया है, 10 का बी का क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। वाई ए सैटेलाइट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द स्काई ऑफ कोलकाता, कोलकाता के स्काई में आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते बोलिए। कोलकाता के स्काई में आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसलिए प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोलकाता इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर नहीं है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटर में घूमता है। ये अगर अर्थ है, इसका इक्वेटोरियल प्लेन में मेरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहता है। इक्वेटोरियल प्लेन ये क्या है, इक्वेटर है मेरा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट या इक्वेटोरियल ऑर्बिट, मतलब इक्वेटर के ऊपर से मेरा ऑर्बिट जाता है जियो सैटेलाइट का। लेकिन कोलकाता के ऊपर से इक्वेटर जाते नहीं जाता है, तो सेंस कोलकाता does not lie on the equatorial plane, does not lie on the equatorial plane. Since Kolkata does not lie on the equatorial plane, no artificial satellite can be
प्लेस्ड ओवर इट, यही इसका आंसर होगा। चलिए ग्रुप बी हुआ, अभी ग्रुप सी लास्ट पेज क्वेश्चन का। बोलेंगे सर कितना बड़ा क्वेश्चन कराया जा रहा है सॉल्व नहीं हो रहा है, तो टाइम तो लगेगा, सब डेराइवेशन से है। देखिए न्यूमेरिकल्स होता तो 2 मिनट में हम लोग निपटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है डेराइवेशन। कितना घंटा का वीडियो हुआ देखने दीजिए, कितना बड़ा हुआ वीडियो, ओह 1 घंटा कुछ मिनट हुआ, ज़्यादा अभी तक हुआ नहीं। चलिए कहते हैं ग्रुप सी 11 का क्वेश्चन, 11 का एक क्या क्वेश्चन दिया है, डिफाइन पॉइजन रेशियो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव। पॉइजन रेशियो क्या है मैं डिफाइन नहीं करूंगा, एक्सप्रेशन में लिख दे रहा हूँ। पॉइजन रेशियो आप सब कमेंट में बोलना क्या है, तो पॉइजन रेशियो का क्या है, डी डेल्टा डी अपॉन डी बाई डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है, इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस पूछा है, तो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है, देखिए ये मेरा एक वायर है, इसको जब मैं एक्सटेंड करूँगा इसका मेरा ये डायमीटर घटता है और लेंथ बढ़ता है, तो क्या होगा मेरा ये घटेगा और ये बढ़ेगा। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो नेगेटिव साइन इन पॉइजन्स रेशियो इंडिकेट दैट, सिग्निफाइज दैट क्या, ये यही सिग्निफाई करता है कि हमारा लैटरल स्ट्रेन, लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आर ऑपोजिट, यही इस चीज़ का सिग्निफिकेंस है। लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या रहता है, आपस में ऑपोजिट रहता है, यही दोनों का सिग्निफिकेंस है। यह है 11 का ए। और 11 का बी क्वेश्चन क्या है, ये वाला तो बुक का डेरिवेशन है, इलास्टिसिटी में बहुत बार हमने करे हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये वाला नहीं करूँगा। और उसका और का क्वेश्चन देखिए, डिफाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये वाला भी हम लोग नहीं करेंगे, आप सभी लोगों को पता है। ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये ब्रेकिंग पॉइंट, ये वाला कर्व भी आप लोगों को मैंने करवाया था पढ़ने का टाइम, ये वाला भी नहीं करूँगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 11 का और का सी, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम लोग कर सकते हैं। 11 का और का सी, यहाँ पर न्यूमेरिकल है, इसको करेंगे। चलिए 11 का और का सी, उसको करेंगे। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका बुक में कॉमन है वो मैं नहीं करा रहा हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ, बाकी जो नहीं करा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कॉमन क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। 11 और सी बोला है स्पीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इज वॉल्यूम बाय 0.1%, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कितना बोला है, 0.01%, ये वाला बोला है। सो व्हेन द टेकन एट द बॉटम ऑफ द सी 1 किलोमीटर डीप, तो कितना डीप नियर लेके गया है, 1 किलोमीटर डीप लेके गया है। फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्पीयर, और डेंसिटी ऑफ द सी वाटर कितना बोला है, डेंसिटी 1 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब, ये वाला बोला है। तो बल्क मॉडुलस मुझे निकालना है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर बाई चेंज इन वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, ये लिख सकते हैं। अभी प्रेशर का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, प्रेशर का फॉर्मूला मुझे पता है रो जी एच। तो क्वेश्चन में रो बोला है, देखो कितना 10⁻3, जी का वैल्यू कितना होगा 9.8, एच का वैल्यू कितना है, हाइट कितना दिया है 1000, 10⁻3, तो मैं 9.8 इंटू 10⁻6 लिख सकता हूँ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ प्रेशर। इसी वैल्यू को मैं इधर बिठाऊंगा, तो प्रेशर कितना होगा 9.8 10⁻6, चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये वाला दिया 0.01%। तो जब मैं इस देखिए वी डेल्टा वी अपॉन वी 0.01%, मतलब कितना होगा 0.01 बाई 100, मतलब 0.0, मतलब देखिए इसका मतलब क्या है 10⁻² बाई 10 का जो ऊपर जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, तो वही तो होगा ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अब v बाई डेल्टा वी जब मेरा होगा तो उल्टा हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा 10⁻⁴ हो जाएगा, v बाई डेल्टा वी 10⁻⁴, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻10। दिस इज द रिक्वायर्ड बल्क मॉडुलस, यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं समझ आया तो फिर से देखिए अच्छे से, प्रेशर ये वाला आया, दिस इज दिस, और यहाँ से इसको एक्सप्रेशन को इधर बिठा दूंगा, तो ये मेरा बल्क मॉडुलस आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बल्क मॉडुलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 12 का ए, राइट न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ स्पीड डिसऑर्डर, न्यूटन्स लॉ ऑफ स्पीड साउंड इन गैस, ये वाला करना खुद से, मैं बार नहीं बोलूँगा। उसका रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दिया, हाँ ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 12 का बी अच्छा क्वेश्चन है, 12 का बी
देख लीजिए क्या है 12 का बी। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन ρ1 to ρ2 कितना है 16:14। एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन एट 140 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी के साथ मेरा स्पीड का रिलेशन क्या है, डेंसिटी के साथ स्पीड का मेरा है इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन रूट का रिलेशन है, और टेम्परेचर के साथ हमारा रिलेशन है मतलब एट व्हाट टेम्परेचर। तो डेंसिटी के साथ ये रिलेशन है, तो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ भी ऐसा हमारा रिलेशन है। डेंसिटी डेंसिटी के साथ इन्वर्सली रिलेशन होता है 1/ρ, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो C2/C1 ये क्या हो जाएगा, ये वाला तो ऑक्सीजन का है, ये वाला नाइट्रोजन का है, ये वाला हो जाएगा T2 ρ1 T1 ρ2 अंडर रूट। अभी क्वेश्चन में बोला है कितना टेम्परेचर में हमारा इक्वल द स्पीड ऑफ साउंड विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना बोला है 140 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर मैं केल्विन में लेकर जाऊँ 140 + 273 कितना होगा 413 केल्विन होगा। तो 3 7 4 11 1 2 1 3 413 केल्विन। तो इधर मेरा T2 का क्या हो जाएगा 413/T1 एंड ρ1/ρ2 कितना बोला है 16/14। और क्वेश्चन ने बोला है हमारा स्पीड हमारा सेम होगा, दैट इज इधर हो जाएगा हमारा C1 = C2, क्योंकि बोला स्पीड सेम होगा, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 = 413 × 16/14/T1 अंडर रूट। इसको बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे, तो इधर बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 = 413 × 16/14/T1। तो देखिए 4 किसके साथ ये कटेगा 3 के साथ कटेगा क्या 3 के साथ करेगा नहीं, 3 के साथ नहीं, 7 के साथ 7 इंटू कितना होता है 7 5 35 7 5 35 63 7 के साथ कटेगा 7 5 35 36 37 38 39 40 41 67 × 9 और 2 × 8। तो यहाँ से कितना आएगा 1 = 8 × 59। 8 × 59 कितना होता है 456 हो रहा है बाई T1। 8 9 40 8 9 सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ 72 7 472 हो रहा है। तो यहाँ से मेरा T1 कितना आ गया 472 केल्विन। इसके साथ अगर मैं 273 को माइनस करूँ सेल्सियस में आ जाएगा 199 डिग्री सेल्सियस, ये वाला होगा। देखिए 199 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अच्छे से देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं, इसको देख लीजिए, इतना टेम्परेचर में हमारा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये है रिक्वायर्ड टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में था कितना टेम्परेचर में बोथ द स्पीड विल बी सेम, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर T1 मेरा कितना हो गया 199 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसका जो और का क्वेश्चन है देख लेते हैं। मज़ा आ रहा है तो आप सभी लोगों को, मुझे तो मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा के। अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है वो मुझे बोलना पड़ेगा। 12 का और का ए क्वेश्चन दिया y = 6 sin 2πx/6 cos 160πt, ये वाला क्वेश्चन दिया है। बोला है एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ निकालना है, सेपरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स, इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट वेव, तीनों चीज़ निकालना है। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, बोलेंगे सर ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था इक्वेशन, तो कैसे करेंगे। इसका भी एक पैटर्न है, मैं बोल देता हूँ आप लोगों के लिए। इसके लिए है 6 sin kx cos ωt, ये वाला है। सो यहाँ से अगर मैं ये वाला ए है, कंपेयर अगर करूं, और ये बोला है किसमें है मीटर्स में है, तो कंपेयरिंग करूं तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड होगा 6 मीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एम्पलीट्यूड मेरा 6 मीटर हो चुका है। वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे, के को कंपेयर करेंगे, के इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π/6 या π/3 आ रहा है, ये मेरा वेव कांस्टेंट आ रहा है प्रोपेगेटिंग वेक्टर। के का मतलब ही है 2π/λ, दैट इज π/3। तो लैम्डा कितना आएगा 2π × 3/π, दैट इज 6 मीटर। तो मेरा वेवलेंथ कितना आ चुका है
6 मीटर। फ्रीक्वेंसी नहीं बोला है, फिर मैं निकाल लूँगा फ्रीक्वेंसी कितना है, दोनों को कंपेयर करूँगा तो कितना आएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 160 पाई 2 पाई एफ इक्वल्स टू 160 पाई, यहाँ से एफ क्या होगा 80 हर्ट्ज, और टाइम पीरियड नहीं बोला है, फिर भी अगर एग्जाम में देता मैं ये भी निकालूंगा 1/f दैट इज 1/80 सेकेंड, दैट इज दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो चुका है। तो बाद में मुझे जो लगेगा वो मुझे लगेगा वेवलेंथ, मैं लिख के रखता हूँ वेवलेंथ कितना है 6 मीटर, ठीक है। तो पहला पार्ट का क्वेश्चन हो चुका है, इसका 1 का क्वेश्चन हो चुका है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद बोला सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोट, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोट, ये कैसे करेंगे, पहले ये वाला लिख लीजिए, उसके बाद सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोट समझाऊंगा। हो चुका है, बोला है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में दो सेपरेशन क्या है, तो देखिए कहाँ से इधर से शुरू हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, तो एक हमारा ऐसे जाएगा, एक वेव हमारा ऐसे जाएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है लैम्डा, तो यहाँ पर पहला नोट है, यहाँ पर दूसरा नोट है, यहाँ पर तीसरा नोट है, तो ये सेपरेशन कितना है, ये है λ/2, ये सेपरेशन है λ/2। तो सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स क्या होगा, λ/2, हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन में पूछा है, सेकंड क्वेश्चन है सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोट, नंबर 2 सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स क्या हो जाएगा, दैट इज λ/2, तो इसका आंसर क्या होगा 6/2 दैट इज 3 मीटर। दो सक्सेसिव नोट के बीच में सेपरेशन क्या है 3 मीटर। और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसके साथ दिया है इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट वेव। तो इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट वेव कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या है, के का वैल्यू हमें मिला है, के का वैल्यू मिला है π/3 मिला है, तो और ओमेगा का वैल्यू कितना है 160 पाई। तो इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव क्या होता है, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये होता है। तो इसी के साथ अगर कंपेयर करके सब वैल्यू तो मुझे मिल चुका है, अगर बिठा देता हूँ तो ओरिजिनल प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड कितना आया था 6, एम्पलीट्यूड तो 6 आया था ना, तो 6 साइन k का वैल्यू कितना है π/3, सो πx/3, ओमेगा का वैल्यू कितना है 160 पाई, 160 पाई टी। दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन, किस में है, मीटर में है। दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। सो ये वाला मेरा हो चुका है, ये वाला इक्वेशन, इसको देख लीजिए, कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं ठीक से चेक कर लेता हूँ कैमरा में, हाँ बहुत बढ़िया से आ रहा है कैमरा में। और इसके साथ एक सी का क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, वाई देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, वाई इज द नोट प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप इज मोर म्यूजिकल देन प्रोड्यूस इन अ क्लोज पाइप, क्योंकि उधर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ओवरटोन्स ज़्यादा होता है। ये वाला आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मिल जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ ओवरटोन्स ज़्यादा होता है। तो चलिए फाइनली सेमेस्टर 2 मॉडल पेपर सॉल्व्ड। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड लेवल का था, एकदम इजी मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला पुटिंग ऐसा नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड से आ रहा है, मतलब इसको डिराइव करो उसको डिराइव करो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से देख के जाना कि अगर कोई भी नया बच्चा बिना करके जाता है तो उसके लिए बहुत ही मुसीबत में फंसेगा। इसलिए डिटेल्स कॉन्सेप्ट में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो पेपर सॉल्व आपके साथ मैं भी पहले बार सॉल्व कर रहा हूँ इसको, मेरा तो पढ़ाते मेरा फॉर्मूला याद है बोल के मैं एक फ्लो में करवा दिया हूँ, लेकिन आप लोग जो फर्स्ट टाइम करेंगे आप लोग के लिए थोड़ा इधर मुश्किल होगा, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए पढ़ाई थोड़ा अच्छे से कीजिए। और ऐसा भी जितना भी क्वेश्चंस मुझे मिलेगा, और भी अलग अलग क्वेश्चंस है, मेरा खुद भी पर्सनली मैं भी खुद क्वेश्चंस बनाया हूँ, उसका भी सॉल्यूशन मैं लाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, धीरे धीरे मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आज सभी लोगों से आज के लिए विदाई लेता हूँ। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।